नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सतकुश पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफडीआई इन इंडिया यानी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम्स में 5 से 10 नंबर तक पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं एफडीआई की साधारण सी परिभाषा। जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश के कारोबार में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाता है और उस पर कुछ हद तक नियंत्रण भी रखता है, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहते हैं। मतलब अगर कोई अमेरिकी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, शेयर्स खरीदती है और मैनेजमेंट में हिस्सा लेती है, तो वो एफडीआई कहलाएगा। इसका मेन उद्देश्य होता है प्रोडक्शन बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और नई टेक्नोलॉजी लाना। अब बात करते हैं एफडीआई के प्रमुख प्रकारों की। एफडीआई को कई तरह से बांटा जाता है, लेकिन दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है ग्रीनफील्ड एफडीआई। जब कोई फॉरेन कंपनी किसी देश में बिल्कुल नई फैक्ट्री, नया प्लांट या नया यूनिट शुरू करती है, तो उसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई एमएनसी भारत में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, तो वो ग्रीनफील्ड एफडीआई होगा। दूसरा है ब्राउनफील्ड एफडीआई। जब फॉरेन कंपनी किसी पहले से चल रही भारतीय कंपनी को खरीद लेती है या उसमें बड़ा हिस्सा ले लेती है, तो उसे ब्राउनफील्ड एफडीआई कहा जाता है। यानी पुराने सेटअप को ही टेक ओवर करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। अब देखते हैं एफडीआई की मुख्य विशेषताएं और इसका महत्व। एफडीआई लॉन्ग टर्म नेचर का निवेश होता है, ये शॉर्ट टर्म हॉट मनी नहीं है। इसके साथ अक्सर नई टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल्स और मॉडर्न मेथड्स भी आते हैं। इससे होस्ट कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती है, यानी निवेश और प्रोडक्शन दोनों बढ़ते हैं। और ग्लोबलाइजेशन तथा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को तेज करने में एफडीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करते हैं एफडीआई के फायदे, खासकर भारत जैसे डेवलपिंग देशों के लिए। सबसे पहला लाभ है कि कैपिटल की कमी काफी हद तक दूर होती है, क्योंकि देश के अंदर जितनी बचत नहीं हो पाती, वो गैप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भर जाता है। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनें आती हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा, मैनेजमेंट और मार्केटिंग का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे लोकल कंपनियां भी सीखती हैं। चौथा, नए नए प्रोजेक्ट्स में निवेश होने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में। इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि एमएनसीज ग्लोबल मार्केट को टारगेट करती हैं। अब कुछ नुकसान या चुनौतियों को भी समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा एफडीआई आने पर डोमेस्टिक स्मॉल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से नुकसान हो सकता है। कई बार प्रॉफिट्स पेरेंट कंट्री को वापस भेज दिए जाते हैं, जिससे होस्ट कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर चली जाती है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ज्यादा विदेशी कंट्रोल होने से इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर सवाल उठते हैं। और कभी एमएनसीज टैक्स प्लानिंग या मोनोपोली पावर का मिसयूज भी कर सकती हैं। इसीलिए हर देश को एफडीआई को अट्रैक्ट करते समय सही रेगुलेशन और सेक्टोरल लिमिट्स तय करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं भारत में एफडीआई की नीति और सेक्टर्स की। 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत ने एफडीआई पॉलिसी को धीरे-धीरे लिबरलाइज किया। आज कई सेक्टर्स में उच्च सीमा तक एफडीआई ऑटोमेटिक राउट से अलाउड है और कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट राउट के जरिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। एफडीआई के लिए भारत में दो मेन राउट्स हैं। ऑटोमेटिक रूट, जहां पहले से सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती, और गवर्नमेंट रूट, जहां अप्रूवल लेना पड़ता है। भारत में एफडीआई ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एफडीआई का कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स, फायदे, नुकसान और भारत की एफडीआई पॉलिसी के बारे में समझा।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए अगला चैप्टर किस पर चाहिए। धन्यवाद।